डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। मुंबई, रात 8 बजे। मुंबई का मौसम आज कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था। काले बादल बरसने को आतुर थे। तेज बिजलियां चमक रही थी और उनकी घड़घड़ाहट की आवाज इतनी खतरनाक थी जिसे सुन हर कोई कांप जाए। तेज हवाएं जो तूफान का रूप ले रही थी। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिरे हुए थे और अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं एक सुनसान सड़क पर एक लड़की अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। उसके ऊपर बारिश का पानी गिर रहा था, जिससे वो होश में आ रही थी। उसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका हुआ था। उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके पेट पर कई जगह चाकू से वार किया हुआ था। शरीर के कई हिस्सों पर बेल्ट से मारने के निशान छपे हुए थे। उसके शरीर से खून रिसकर पानी बूंदों में मिल रहा था। उसके आसपास बहुत सारा खून पड़ा था जो कि बारिश के पानी में मिलकर एक तरफ जा रहा था। उस लड़की की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी और उसके कांपते सुर्ख गुलाबी होंठ जो कुछ फड़फड़ा रहे थे। उसने हल्की सी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे अपने सामने खड़ी एक औरत और एक आदमी पर चली गई। उस औरत ने एक महंगी बनारसी साड़ी पहनी थी। उसकी साड़ी के किनारे पर जड़े महंगे डायमंड्स जो रात के अंधेरे में भी चमक रहे थे। उस औरत के होंठों पर छाई क्रीपी स्माइल जो उस लड़की का मजाक उड़ा रही थी। उसके आसपास व्हाइट यूनिफॉर्म पहने बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने उस औरत के ऊपर अम्ब्रेला किया हुआ था। उस औरत की उम्र 45 के आसपास होगी। उस आदमी ने महंगा बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में महंगी वॉच और डायमंड की रिंग जो उसकी रिचेस को दिखा रही थी। वो बारिश में भीग रहा था। उसके बालों से पानी टपक कर चेहरे से होते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर आसमान में चमकती बिजली से उस पर रोशनी पड़ रही थी जिसमें उसका चेहरा हल्का दिखाई दे रहा था। वो आदमी दिखने में 50 ईयर्स के आसपास होगा। वो औरत हंसते हुए बोली, हा 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 हा, आज तेरा अंत तेरे करीब आ ही गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी तुझे यहाँ तक लाने के लिए मिशा बेटे। हा 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 हा, पर आज तुम हमारे कंट्रोल में आ ही गई। अब तेरी सारी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस, तुम्हारा घर घर और वो होटल वाली जमीन जिस पर हमारी कई सालों से नजर थी, तेरे जाने के बाद वो सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम आराम से कंफर्ट जोन में रहेंगे। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उस औरत की हंसी पूरी सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। उस आदमी के होंठों पर भी गहरी स्माइल छाई हुई थी। वो मुस्कुराकर बोला, ओह भाग्यवान, अब बेचारी को और कितनी तकलीफ दोगी। इसे इस मनुष्य के जीवन से अब आज़ादी दे दो। वैसे भी बेचारी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। अब इसके संघर्ष का अंत कर इसकी आत्मा को शांति से इस मनुष्य जगत से आज़ाद कर दो। बोलते हुए उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल उस लड़की की तरफ पॉइंट कर दी। तभी अचानक जोर की बिजली चमकी जिसमें उस लड़की का खूबसूरत चेहरा एक पल के लिए दिखाई दिया। उसकी काली गहरी आंखें जो अंधेरे से भी ज्यादा डार्क और खतरनाक थी। उसके लेफ्ट आंख के आईब्रो पर लगा एक साइड छोटा सा कट जो उसके लुक को प्रिटी के साथ डेंजर बना रहा था। उसकी छोटी सी नाक और होंठों के नीचे छोटा सा काला तिल जो उसे दुनिया की नजरों से बचाने के लिए खुद प्रकृति ने लगाया था। इतने जख्म होने के बाद भी उसके फेस पर कहीं दर्द का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा जो कुछ शो नहीं होने दे रहा था। अचानक ही उस लड़की के होंठों के कानों तिरछे मुड़ गए और उसकी तेज हंसी पूरी सड़क पर गूंज गई। उस लड़की के हंसने की आवाज सुनकर वो आदमी और औरत एक पल के लिए चौंक गए और उनके होंठों की वो मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। वो लड़की कुछ पल हंसी और दूसरे ही पल उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसने उस औरत और आदमी की तरफ देखा और सर्द आवाज में बोली, तुम दोनों को क्या लगा मिशा राठौर को हराना इतना आसान है? जिसके पैरों में बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक झुकते हैं, वो तुम जैसे दो मामूली लोगों से हार जाएगी। मिशा राठौर कुछ भी हो सकती है पर बेवकूफ़ नहीं। तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया, इसलिए नहीं कि तुम दोनों इंटेलिजेंट थे, बल्कि क्योंकि मैंने तुम दोनों को मुझे धोखा देने दिया। रिश्ते में भले ही तुम दोनों मेरे चाचा चाची लगते हो, पर माइंड में मैं तुम दोनों की माँ लगती हूँ। मिशा राठौर को नहीं कोई हरा पाया है और नहीं कोई हरा पाएगा। मेरी प्रॉपर्टी के जो तुम दोनों ने सपने देख रखे हैं ना, वो सिर्फ ड्रीम ही रहने वाला है, क्योंकि रियलिटी में तुम दोनों के कुछ हाथ नहीं आने वाला है।
मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पहले ही ट्रस्ट के नाम कर दी है और अब तक तो वो गवर्नमेंट के अंडर जा भी चुकी होगी। हाँ 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 हाँ, मुझे बर्बाद करने चले थे, खुद मुंह के बला गिरे। हाँ 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 बोलकर वो लड़की जोर से हंसने लगी। उस लड़की की बात सुनकर उस औरत जिसका नाम सुमित्रा था और वो आदमी जिसका नाम संजय मेहरा था, उन दोनों के चेहरे एकदम से पीले पड़ गए। उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मिशा ने अभी जो कुछ बोला वो सब सच है। वे बेसुध से उसे देख रहे थे। तभी संजय का फोन रिंग किया, जिसकी आवाज़ सुन वो एकदम से होश में आया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल उसकी कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देखा और तुरंत कॉल पिक कर कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से किसी की घबराई हुई आवाज़ आई, सर हमारे साथ धोखा हुआ है। वो प्रॉपर्टी के पेपर्स नकली थे और मिशा मेहरा की सारी प्रॉपर्टी पर लीगली गवर्नमेंट का हक है। उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जा चुकी है। उसने 1 महीने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वकील से कहकर ट्रस्ट में दे दी। अब हमारे पास कुछ नहीं है। ये सुनते ही संजय के हाथ से फ़ोन छूटकर सड़क पर गिर गया। फ़ोन से अभी भी हेलो हेलो सर आवाज़ आ रही है क्या? हेलो सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हेलो हेलो। दूसरी तरफ वाला आदमी लगातार बोल रहा था और कुछ पल बाद कॉल अपने आप कट हो गया। मिशा सार्कास्टिकली बोली, क्या हुआ संजय अंकल, सदमा लगा है? लगना ही था मिशा, राठौर से उलझोगे तो मुंह की खाओगे ही। मुझे आप दोनों के प्लान का 1 महीने पहले ही पता लग गया था, जब मुझे पहली बार ब्लड वोमिटिंग हुई थी। इतना बोल वो चुप हो गई और उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी सी यादें चलने लगी। 1 महीने पहले सिटी हॉस्पिटल, मिशा डॉक्टर के केबिन में बैठी एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अपने सामने बैठी लेडी डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर के हाथ में एक फाइल थी जो कि मिशा की हेल्थ रिपोर्ट थी। मिशा डॉक्टर को देखते हुए सर्द आवाज में बोली, इज देयर एनी प्रॉब्लम डॉक्टर? ये सुनते ही डॉक्टर ने सर उठा मिशा को देखा और फिर अपना चश्मा उतार साइड में रखते हुए बोली, यस मिशा, तुम्हारी फिजिकली हेल्थ सही नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, शायद अब तुम 2 मंथ्स ही सर्वाइव कर सको। तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है जो तुम्हें लगभग पिछले 3 मंथ से दिया जा रहा है। ये स्लो पॉइजन है जो एक बार में बॉडी में इफेक्ट नहीं डालता है, बल्कि धीरे धीरे दीमक की तरह इंसान की बॉडी को अंदर से खोखला करता है। ये पॉइजन हर कहीं नहीं मिलता है, ये किसी खास लैब में तैयार किया जाता है और तुम्हारी बॉडी में जो पॉइजन है वो किसी साइंटिस्ट का बनाया हुआ है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। शायद इलाज हो सकता था पर अभी तुम्हारे बॉडी के 50% पार्ट में पॉइजन फैल चुका है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। बोलते हुए उसकी नज़रें मिशा को देख रही थी। ये सुनकर भी मिशा के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए। उसके फेस पर कहीं शिकन तक नजर नहीं आ रही थी। मिशा ने डॉक्टर के हाथ से अपनी फाइल ली और बिना कुछ बोले केबिन से बाहर निकल गई। मिशा हॉस्पिटल से बाहर आई, तभी उसकी नज़र एक साथ खड़ी 10 कारों के काफिले पर पड़ी। बहुत सारे बॉडीगार्ड एक लाइन में सर झुकाए खड़े थे और एक आदमी जो दिखने में 30 साल के आसपास होगा, उसने ब्लैक आउटफिट पहने थे, वो मिशा को देख रहा था। मिशा ने इस वक्त ब्लैक बिजनेस सूट पहना था। उसके एक कान में ब्लैक डायमंड की रिंग थी और उसने हाथ में एक्सपेंसिव वॉच पहनी थी। उसकी हाई हील्स की टक टक की आवाज़ चलने पर कई लोगों को सुनाई दे रही थी। मिशा एरोगेंट स्टाइल में चलते हुए उस लड़के के पास आई और ऑर्डर देने वाली टोन में बोली, रोनित वकील को फ़ोन कर ऑफिस बुलाओ जस्ट नाउ। बोलकर वो कार की बैक सीट पर बैठ गई। रोनित ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाल वकील को कॉल किया और उसे ऑफिस आने का बोल कॉल कट कर जल्दी से कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रोनित मिशा का पर्सनल असिस्टेंट था। रोनित ने कार स्टार्ट कर दी और सारी कारों का काफिला एक साथ मुंबई की सड़क पर दौड़ पड़ा। मिशा अपना सर शीट से टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की कई बातें चली रही थी। अचानक ही मिशा के फेस पर खतरनाक स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, संजय अंकल। इतना बोल वो जोर से हंसने लगी। उसी हंसी बहुत खतरनाक थी। रोनित एकदम से कांप गया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने अपना रुमाल पसीना साफ किया और ड्राइविंग पर ध्यान लगा ड्राइव करने लगा। रोनित को पता था उसकी एक गलती और उसकी सांसें उसकी बॉडी से हमेशा के लिए जुदा हो सकती थी। कुछ देर बाद मिशा की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। एक गार्ड ने जल्दी से आकर मिशा के साइड का डोर ओपन किया। मिशा कार से बाहर आए और बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे ऑफिस में अंदर चली गई। मिशा लिफ्ट के अंदर आकर टॉप फ्लोर का बटन प्रेस किया और कुछ देर बाद वो सीईओ के केबिन में चेयर पर बैठी सामने बैठे वकील को देख रही थी। वकील शांत भाव से बैठा मिशा को देख रहा था।
मिशा अपनी चेयर को आगे पीछे करते हुए बोली, पेपर्स। इतना बोल उसने अपना एक हाथ आगे कर दिया। वकील ने एक नज़र मिशा के हाथ को देखा और फिर जल्दी से कुछ पेपर्स निकाल मिशा के हाथ में रख दिए। मिशा ने पेपर्स रीड किए। वो प्रॉपर्टी पेपर्स थे। मिशा ने कुछ पल पेपर्स को गौर से देखा और फिर उन पर साइन कर वकील को दे दिए। वकील ने पेपर्स उठाए और वो वहां से निकल गया। मिशा उठकर ग्लास विंडो के पास आए और बाहर मुंबई के नज़ारे को देखते हुए धीरे से गुनगुनाए बोली, पहाड़ों को भी चुटकी में मसल सकती हूँ मैं। समंदर पर भी जो चाहूँ तो चल सकती हूँ मैं। आज का टशन में हूँ, आज का रुस्तम मैं हूँ। दुश्मनों पर है जो गिरता है वो एटम बम मैं हूँ। गुनगुनाते हुए वो जोर से हंसने लगी। फ्लैशबैक एंड। मिशा की आंखों के सामने यही सब सीन चल रहे थे तभी उसे संजय की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है मिशा। अगर तुम्हें अपनी संपत्ति देनी ही थी तो हमें भी दे सकती थी, पर नहीं, तुमने वो सब कुछ सरकार के नाम कर दिया। अब हम भी देखते हैं तुम्हें कौन सी सरकार बचाती है। हमारी सारी योजना खराब कर दी तुमने। अब हम तुम्हारा खेल खत्म कर देंगे। बोलकर संजय ने एकदम से अपने हाथ में पकड़ी गन का ट्रिगर दबा दिया। उससे निकली गोली सीधा मिशा के फहद के बीच में जाकर लगी। मिशा की हल्की सी आह निकल गई और उसकी सांसें थम चुकी थी। मिशा की आंखें अभी भी खुली थी और उसके संजय और सुमित्रा का अक्ष दिखाई दे रहा था। अचानक जोर से बारिश होने लगी। बारिश को देखकर लग रहा था जैसे वो मिशा की मौत का कहर सब पर बरसा रही हो। एपिसोड 2। लंदन। लंदन के सबसे महंगे हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर एक कपल परेशानी से इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। उनके फेस पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस वार्ड का डोर ओपन हुआ और एक साथ दो डॉक्टर, जिन्होंने ऊपर व्हाइट ओवरकोट पहना था कर मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वे अपने हाथों से ग्लव्स निकालते हुए वार्ड से बाहर आए। तभी उनकी नज़र सामने खड़े कपल पर पड़ी। वार्ड के डोर ओपन होने की आवाज़ सुनकर उस कपल ने तुरंत डोर की तरफ देखा और जल्दी से डॉक्टर के पास आते हुए बोले, सर, हमारी बच्ची कैसी है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हमें बताएं हमारी बच्ची कैसी है? उस आदमी जिसने महंगा बिजनेस सूट पहना था और बालों को जेल से सेट किया हुआ था, उसकी उम्र 60 के आसपास होगी, पर उनका चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 60 साल के होंगे। उनका ऑरा इस उम्र में भी बहुत खतरनाक नजर आ रहा था। ये आदमी लंदन का मशहूर बिजनेसमैन अभिमान खुराना है। इनका ज्वेलरी का बिजनेस है जो लंदन की अधिकांश जगह फैला हुआ है। इनकी पत्नी आरशी खुराना जो एक सरल स्वभाव की औरत है। ये सॉफ्ट हार्टेड पसंद के साथ खूबसूरती की क्वीन है। इस उम्र में भी ये बहुत खूबसूरत दिखती है। इनकी उम्र 50 साल है। अभिमान बिना डॉक्टर को बोलने का मौका दिए लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। डॉक्टर अभिमान को बीच में रोकते हुए शांत भाव से बोला, रिलैक्स मिस्टर खुराना, आपकी बेटी अभी खतरे से बाहर है, बट आगे से ध्यान रखना वो फिर से ऐसा कुछ न करे जिससे अगली बार उसे बचाना मुश्किल हो जाए। तीसरी बार मिस माया ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो तो आप इन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए, वरना इन्हें बचाना मुश्किल हो सकता था। ये सुनते ही आरशी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी साड़ी का एक कोना कस के अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे मुंह के पास लगा सिसकने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिमान जी की आंखों में भी हल्की नमी छा गई थी। वो खुद को संभालते हुए बोला, माया को होश आ गया है क्या? हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर कुछ पल रुककर बोले, नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया। 4-5 आवर्स का टाइम लग सकता है उन्हें होश में आने में। अभी वे गहरी नींद में सोई हुई है। होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। बोलकर डॉक्टर ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर वहां से दूसरी तरफ चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अभिमान की नज़र आरशी पर पड़ी, जो भीगी पलकों से डोर को देख रही थी। अभिमान ने आरशी को कंधों से पकड़ वहीं रखे बेंच पर बैठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठकर आरशी के हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोले, आरशी जी, आप कमजोर नहीं पड़ सकती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने अभी कहा है ना कि हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है। बस कुछ देर में उसे होश आ जाएगा, तब आप उससे मिल लीजिएगा। चलिए अब रोना बंद कीजिए, वरना वो आपको ऐसी हालत में देखेगी तो क्या सोचेगी। वो वैसे ही हमसे उखड़ी उखड़ी रहती है और आपको ऐसे देख वो हमसे और ज्यादा नाराज हो जाएगी। बोलते हुए उन्होंने आरशी के गालों पर बह रहे आंसुओं को अपने हाथ से साफ किया और उनकी आंखों में देखने लगे। आरशी नम आंखों से अभिमान की आंखों से देखते हुए बोली, अभिमान जी, ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारी बच्ची को क्या हो गया है? वो पहले तो ऐसी नहीं थी।
हमारी हर बात सुनती थी, फिर अब क्या हो गया है उसे? वो हमारी बात मानती क्यों नहीं है? उसने तीसरी बार मरने की कोशिश की है। हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, पर एक इंसान को बिना उसकी मर्जी के उसे कैसे सौंप दे? वो समझती क्यों नहीं है अगर उससे प्यार नहीं करता है? हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे समझाए उसे? अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। हम मर जाएगा उसके बिना। बोलते हुए आरशी ने अपना सर पकड़ लिया। वो पैनिक करने लगी थी। अभिमान जी जल्दी से खड़े हुए और आरशी को अपने सीने से लगाते हुए सॉफ्ट आवाज में बोले, आरशी जी कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को। आप शांत हो जाए, हम समझाएंगे उसे, वो समझाएगी। इतनी नादान नहीं है हमारी माया। बोलते हुए उनकी आंख से एक आंसू की बूंद लुढ़क कर नीचे गिर गई। अंदर वार्ड में एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसके बाल ग्रीन कलर के थे जिन्हें उसने खुद कलर किया था। उसका मुंह मेकअप की परत से ढका हुआ था जिससे उसकी नेचुरल ब्यूटी दिखाई नहीं दे रही थी। उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत थे जो उसे इस लुक में भी सबसे खूबसूरत और एलिगेंट बना रहे थे। उसके हाथ पैरों का रंग दूध सा गोरा और स्किन बेबी की तरह सॉफ्ट थी। उसका मुंह ज्यादा मेकअप की वजह से हल्का काला दिखाई दे रहा था। उसकी घनी पलकें जो आंखों पर ढकी हुई थी। तभी अचानक उस लड़की की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और उसके माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, ऐसी यादें जो सिर्फ उसकी तकलीफ की वजह थी। उसके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसकी सांसें गहरी होने लगी। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली और झटके से उठकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया और वो एकदम से चीख पड़ी। है उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। तभी अचानक उसकी नजरें अपने सामने पड़ी। उसे सामने वार्ड की वॉल दिख रही थी। उसने अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखा और खुद को हॉस्पिटल वार्ड में देखकर उसके फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, पर दूसरे ही पल उसका फेस एक्सप्रेशन लेस हो गया। उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द को इग्नोर कर अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। एपिसोड 3। उसके सर में अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द को इग्नोर कर अपने आसपास की चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र सामने लगे मिरर पर पड़ी जिसमें उसे खुद का अक्ष नजर आ रहा था। ये एक वीआईपी वार्ड था तो यहाँ मिरर की फैसिलिटी अवेलेबल थी। खुद को मिरर में देखते ही उस लड़की के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। वो हैरानी से खुद को देख रही थी। उसने धीरे से अपना एक हाथ उठा खुद के चेहरे को छूते हुए कहा, ये चेहरा तो मेरा नहीं है और ये सब क्या हो रहा है? मैं तो मर चुकी थी ना, फिर ये सब कैसे? तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, मास्टर मिशा आपका रिबीर्थ हुआ है और वो भी नॉवेल की दुनिया में। आप उसी नॉवेल वर्ल्ड की दुनिया में आ गई है जिसे आप अक्सर पढ़ा करती थी। मेरे पास बहुत कम समय है और इतने समय में मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि आपका उस नॉवेल की फीमेल लीड के अंदर रिबोर्न हुआ है, जिसका नाम माया खुराना है। आपने उसके बारे में नॉवेल में पढ़ा होगा और उसकी लाइफ के बारे में भी आप सब कुछ जानती है। अब आपको उस नॉवेल की फीमेल लीड को अपने हिसाब से बदलना है। आपका रिबोर्न भले ही एक नॉवेल ने हुआ है, पर आपका जीवन रियलिटी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाकी का आपको आगे पता चल जाएगा। ये सुनते ही मिशा एकदम से हैरान रह गई। उसने झट से मिरर में देखा, तभी उसे अपने पीछे कुछ रेड रेड सा दिखाई दिया। मिशा ने झट से पलट कर सामने देखा, सामने एक डिवाइस खत्म हो रहा था। उसके वायर जल रहे थे। मिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बस हैरानी से सामने देख रही थी। देखते ही देखते वो डिवाइस पूरा जल गया और हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ राख या फिर कुछ भी नहीं था। नहीं जलने की स्मेल आ रही थी, जिसे देख मिशा के फेस पर भी हैरानी वाले भाव आ गए। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। मिशा ने एक बार फिर मिरर में खुद को देखा और अपने आप को छूते हुए बोली, यही सही, पर मेरा जन्म तो हुआ है और मुझे माया की लाइफ बदलनी होगी। अब से मैं ही माया हूँ और इस माया की माया को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं। बोलते हुए माया के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो वहां से सीधा वॉशरूम चली गई। उसने वॉशरूम में आकर सबसे पहले अपना फेस वॉश किया। माया ने मिरर में खुद को देखा। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, इतना कि कोई एक बार देखे तो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाए। उसकी ग्रीन हेजल आंखें जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उन पर गहरी पलकों की छाव और छोटी सी नाक, सुर्ख गुलाबी होंठ, उनके ऊपर छोटा सा काला तिल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। माया धीरे से अपने चेहरे को छूते हुए बोली, क्या ये मैं हूँ? इस लड़की ने अपना क्या हाल बना रखा था।
इतनी खूबसूरत होकर भी अपनी खूबसूरती को इस 2 कौड़ी के प्रोडक्ट से छुपाया हुआ था। इस चेहरे को तो किसी मेकअप की जरूरत ही नहीं है, ये तो नेचुरल ही इतना खूबसूरत है। बोलते हुए उसकी नजरें अपने चेहरे से ही नहीं हट रही थी। माया ने एक गहरी सांस ली और फिर शावर के नीचे खड़ी हो अपने बाल वॉश करने लगी। उसने आधी से ज्यादा शैम्पू की बोतल अपने बाल वॉश करने में लगा दी थी। जैसे जैसे बालों से ग्रीन कलर निकल रहा था वैसे वैसे उसके बालों का नेचुरल कलर सामने आ रहा था। उसके बाल हल्के ब्राउन कलर के थे, जो कमर तक आते थे। माया ने 2 घंटों तक शावर लिया और फिर वही रखा एक बाथरोब पहनकर बाहर आ गई। वो वार्ड के अंदर आए और चारों तरफ देखने लगी, तभी उसकी नज़र वही रखी एक ड्रेस पर पड़ी जो उसी की थी। वार्ड में लाने के बाद उसे हॉस्पिटल गाउन पहना दिया गया था। माया ने वो ड्रेस उठाए और बिना किसी भाव के उसे देखने लगी। अचानक ही उसने उस ड्रेस को फ्लोर पर फेंक दिया और तेज आवाज में बोली, ऐसे वहियात कपड़े किसने रखे यहाँ? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे लिए ऐसी ड्रेस रखी है? बोलते हुए उसका फेस गुस्से से कांप रहा था। माया की तेज आवाज बाहर खड़े अभिमान और अर्शी को भी सुनाई दे गई थी। उन दोनों ने हैरानी से एक नज़र खुद को देखा और फिर जल्दी से खड़े होकर वार्ड का डोर ओपन कर अंदर चले गए। उन्होंने सामने देखा, उनकी नज़रें सीधे माया पर पड़ी। माया को देखते ही आर्शी और अभिमान एकदम से हैरान रह गए। अभिमान हैरानी से बोले, माया। इतना बोल उन्होंने आर्शी की तरफ देखा जो खुद हैरानी से माया को देख रही थी। माया को इस रूप में देख वो पूरी तरह हैरान रह गए थे। माया पिछले 2 सालों से अतरंगी कपड़े पहनती थी और मुंह पर हमेशा गंदा सा मेकअप करके रखती थी, जिस वजह से उसकी नेचुरल ब्यूटी छुप चुकी थी। पर अभी माया की नेचुरल ब्यूटी देख अभिमान और आर्शी भी हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात उनके लिए ये थी कि माया इतनी जल्दी कैसे उठ गई। डॉक्टर ने 5-6 घंटों के लिए बोला था और माया को तो अभी 2 ही घंटे हुए थे। पर चाहे जो भी वजह हो, अभिमान और आर्शी दोनों अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। आर्शी जल्दी से माया के पास आए और एकदम से उसे गले लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम चीखी क्यों? कहीं दर्द हो रहा है तुम्हें? हम डॉक्टर को बुलाए क्या? अभिमान जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाए, शायद हमारी माया को दर्द हो रहा है। आर्शी रोते हुए एक ही सांस के सब कुछ बोल गई। आर्शी माया से हल्का सा दूर हुई और ऊपर से लेकर नीचे तक उसे चेक करने लगी। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आर्शी को देखकर। एपिसोड 4। आर्शी माया से हल्का सा दूर हुई और ऊपर से लेकर नीचे तक उसे चेक करने लगी। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आर्शी को देखकर। माया ने एक नज़र उस ड्रेस को देखा और फिर आर्शी को देखकर बिना किसी भाव के बोली, मुझे कपड़े चाहिए, घर जाना है और प्लीज़ आप अपना रोने धोने का ड्रामा बाद में कर लेना। अभी मेरा ये सब देखने का मूड नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड, आई ट्रूली से आपका रोना सुनकर मुझे मरने वाली फीलिंग आ रही है। मैं जिंदा हूँ तो प्लीज़ रोना बंद कीजिए। बोलते हुए उसके चेहरे पर बोरियत भरे एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। ये सुनते ही आर्शी ने एकदम से माया के चेहरे को देखा जो बिना किसी भाव के खुद उन्हें ही देख रही थी। आर्शी को माया बदली बदली सी लग रही थी। माया जैसी भी हो, पर वो इस टोन में आर्शी से कभी बात नहीं कर सकती थी जिस तरह वो अभी बात कर रही थी। खैर आर्शी ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं बेटा हम नहीं रो रहे हैं और हम एक बार डॉक्टर से पूछ ले कि अभी तुम्हें घर ले जा सकते हैं या नहीं। अगर वो छुट्टी दे देते हैं तो फिर हम सब घर चलेंगे। माया बीच में बोली, मुझे अभी यहाँ से जाना है। डॉक्टर गया बाहर में एंड अगर मैं 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ और रुकी ना तो मेरा दम जरूर घुट जाएगा। हो सकता है आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दो। फिर पूछते रहना डॉक्टर से जो पूछना है। ये सुनते ही अभिमान तेज आवाज में बोले, माया ये क्या बोल रही हो? और यहाँ हम तुम्हारी वजह से ही है। तुमने ही सुसाइड। इतना बोल वे एकदम से चुप हो गए। उन्होंने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुठ्ठियां कस ली। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वे माया से बहुत प्यार करते थे और अभी वे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे। अभिमान की आवाज़ सुनकर माया ने पीछे पलट उनकी तरफ देखा और अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करके बिना किसी भाव के बोली, फिनिश योर पॉइंट। सुन रही हूँ मैं। बहुत कम लोगों को मेरे सामने बोलने का मौका मिलता हुआ आपको मिला है, सो जो बोलना है बोलिए। बोलते हुए उसके फेस पर शून्य एक्सप्रेशन थे। अभिमान ने एकदम से अपनी आंखें खोल माया को देखा। वे गौर से माया को देख रहे थे। उन्हें माया आज बदली बदली लग रही थी।
जो कॉन्फिडेंट और बोलने का एरोगेंट लहजा माया की बातों में झलक रहा था वो उनकी बेटी का नहीं था। उनकी बेटी ज्यादा किसी के समाने बोल ही नहीं पाती थी। वो बुजदिल थी, तभी तो वो 3 बार सुसाइड की कोशिश कर चुकी थी, पर अभी सामने खड़ी लड़की कहीं से भी बुजदिल नजर नहीं आ रही थी। अभिमान जी को कहीं ना कहीं माया को ऐसे देखकर खुशी भी हो रही थी। वे हमेशा से चाहते थे कि उनकी बेटी स्ट्रॉन्ग और एलिगेंट हो, पर माया कभी ऐसी नहीं थी और अभी उसे ऐसे देख उनके चेहरे पर हल्के खुशी के भाव झलक रहे थे। अभिमान कुछ पल रुककर बोले, कुछ नहीं बोल रहा था मैं बेटा। तुम 5 मिनट रुको, हम अभी तुम्हारे लिए ड्रेस भिजवाते हैं। बोलते हुए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उसमें किसी को मैसेज करके फ़ोन को वापस पैंट की पॉकेट में रख लिया। अभिमान जी ने आरशी की तरफ देखा और कहा, आरशी जी चलिए, माया को थोड़ी देर आराम करने दीजिए। बोलकर उन्होंने माया की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ बोले, बेटा तुम रेस्ट करो, हमने ड्रेस के लिए बोल दिया है, 5 मिनट में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे। बोलते हुए उन्होंने एक नज़र टेबल पर रखी ड्रेस को देखा और फिर आरशी के साथ रूम से बाहर निकल गए। उन दोनों के जाने के बाद माया बेड पर बैठ गई। उसकी नज़रें एक टक फ्लो को घूर रही थी। वो कुछ सोच रही थी, पर क्या ये तो सिर्फ वही जानती थी। अचानक ही माया के होंठों पर क्रीपी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद वार्ड के डोर पर नॉक हुआ। माया ने एक नज़र डोर को देखा और फिर खड़ी हो डोर ओपन कर सामने देखा। सामने एक गार्ड अपना सर झुकाए हाथ में एक बैग पकड़े खड़ा था। माया ने उसके हाथ से वो बैग लिया और डोर को वापस बंद कर दिया। माया ड्रेस को लेकर वॉशरूम में आए और वो ड्रेस पहनने लगी। कुछ देर बाद माया वॉशरूम से बाहर आई। उसने व्हाइट एंड येलो कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके खूबसूरत ब्राउन बालों की लटें उसके गालों को चूम रही थी और विंडो से आती हवा में उसके बाल हल्के ऊपर की तरफ लहरा रहे थे। उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा जिसे कोई एक बार देखे तो अपनी नज़रें हटाना भूल जाए। उसकी ग्रीन हेजल आंखें जो किसी स्टार की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे का वो नूर जो शायद आज पहली बार देखने को मिल रहा था। आज सबके सामने वो चेहरा आने वाला था जिसे देखा तो बहुत से लोगों ने था, पर उसका स्वेग पहली बार देखने को मिलने वाला था। माया वार्ड से बाहर निकली और तभी उसकी नज़र सामने खड़े अभिमान और आरशी पर पड़ी। अभिमान के हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे जो शायद माया के डिस्चार्ज पेपर्स थे। आरशी की नज़रें माया पर पड़ी। उन्होंने अभिमान से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, पर सामने माया को देख उनका मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभिमान से क्या बोलने वाली थी ये भूल चुकी थी और बस माया को देखे जा रही थी। अभिमान हल्की स्माइल करते हुए माया को देख रहे थे। अभी उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। आने जाने वाला हॉस्पिटल स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और कुछ पेशेंट मुड़ मुड़कर माया को देख रहे थे। माया बिना किसी पर ध्यान दिए अभिमान और आरशी की तरफ आ रही थी। उसके चलने का तरीका किसी मॉडल की तरह था। माया जहां से भी गुजरती उसके आसपास खड़े लोगों का दिल जोरों से धड़कने लगता। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे आंखें फाड़कर देख रही थी। वो किसी आसमान से उतरी सुंदर परी की तरह लग रही थी। उसे ये खूबसूरती आरशी से विरासत में मिली थी। आरशी अपने टाइम की बहुत खूबसूरत मॉडल रह चुकी थी। उन्होंने 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता था, जो कि अपने आप में बहुत गर्व की बात थी। माया उन दोनों के सामने आकर रुकी और बिना किसी भाव के बोली, चले। माया की आवाज़ सुनकर आरशी एकदम से अपने होश में आई। उसने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और धीरे से बोली, हाँ चलो बेटा। बोलकर उसने माया का हाथ पकड़ लिया और सामने देखते हुए चलने लगी। माया ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर आरशी को देखने लगी। उसे आरशी को देखकर अजीब सा फील हो रहा था। उसे एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था और शायद इसी एहसास की वजह से वो अपना हाथ पीछे नहीं खींच पा रही थी। उसी अपनेपन की फीलिंग ने उसे अपना हाथ आरशी के हाथ से छुड़ाने की परमिशन नहीं दी। माया बिना किसी भाव के आरशी के साथ चल रही थी। अभिमान जी माया के बराबर में चल रहे थे और उनके पीछे ब्लैक यूनिफॉर्म पहने 4 बॉडीगार्ड हाथों में गन पकड़े चल रहे थे। इस वक्त वे सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।